प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग विलेयता का अध्ययन करेंगे। विलेयता होता क्या है? तो उसमें दो शर्त है। तापमान स्थिर रहना चाहिए और दाब भी स्थिर रहना चाहिए। और स्थिर ताप तथा स्थिर दाब पर किसी विलायक की एक निश्चित मात्रा ले लिए और उस विलायक की उस निश्चित मात्रा में विलेय का जितना अधिकतम मात्रा घोला जा सके वही विलेयता कहलाता है। शर्त बनाए हैं कि ताप और दाब नियत होनी चाहिए। जैसे एक वायुमंडलीय दाब एवं 25 डिग्री सेल्सियस या इसी को केल्विन में बदलिएगा तो उसमें 273 जोड़िएगा, तो 25 में 273 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 298 केल्विन ताप पर। शर्त ध्यान दीजिए, दाब मैं नियत ले लिया, एक वायुमंडलीय दाब जो वायुमंडल का दाब है। ताप भी मैं निश्चित कर लिया 25 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन तापक्रम। अब मैं एक विलायक लिया जल 100 ग्राम मैं ले लिया। इस 100 ग्राम जल में अब मैं नमक NaCl को घोल रहा हूं। अब प्रश्न उठ रहा है कि एक वायुमंडलीय दाब और 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन ताप पर इस 100 ग्राम जल में अधिकतम कितना NaCl मतलब अधिक से अधिक कितना नमक को घोला जा सकता है? तो दोस्तों, यह प्रायोगिक मान है कि 100 ग्राम जल में अधिकतम हम लोग 36 ग्राम NaCl घोल सकते हैं। जब ही 36 ग्राम से अधिक NaCl इसमें डालेंगे 100 ग्राम जल में, मान लीजिए कि 40 ग्राम में NaCl डाल दिया तो 36 ग्राम NaCl तो घुल जाएगा, लेकिन 4 ग्राम जो NaCl होगा वह है नीचे और छेप के रूप में बैठ जाएगा, वह नहीं घुलेगा। तो अब आपसे पूछा जाए कि इस विलयन की विलेयता क्या होगी, तो इस विलयन की विलेयता हम लोग कहेंगे कि 36 ग्राम NaCl प्रति 100 ग्राम जल में। अब परिभाषा देख लीजिए, नियत ताप और नियत दाब होनी चाहिए, विलायक की एक निश्चित मात्रा होनी चाहिए और उस निश्चित मात्रा में विलेय का जो अधिकतम मात्रा घुल सके वही उस विलयन की विलेयता या घुलनशीलता कहलाता है। दोस्तों, अब बोर्ड पर परिभाषा देखा जाए। इसी बात को आप परिभाषा में भाषा के रूप में कुछ लिख दिए हैं। विलेयता या घुलनशीलता, जिसका इंग्लिश है सॉल्युबिलिटी। नियत ताप, देखिएगा, नियत ताप एवं नियत दाब शर्त बना दिया। जैसा कि यहाँ आप शर्त बनाए थे, एक वायुमंडलीय दाब और 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में घुलनशील विलेय की अधिकतम मात्रा विलेयता कहलाता है। अब इस स्थिति में जो विलयन प्राप्त होगा वह विलयन संतृप्त होगा।
संतृप्त विलयन किसे कहेंगे? तो वह विलयन जिसमें और अधिक विलेय को नहीं घोला जा सकता है। 100 ग्राम जल में अधिक से अधिक मैं 36 ग्राम NaCl ही घोल सकता हूँ, इससे अधिक नहीं। तब यह जो विलयन अभी आप प्राप्त किए कि 100 ग्राम जल में 36 ग्राम NaCl, यह जल और NaCl का संतृप्त विलयन हुआ। संतृप्त, अब अपना आम देहाती भाषा में सोचिए, कोई भोजन करके तृप्त हो गया है और उससे कहिए कि और कुछ खा लीजिए, तो क्या कहेगी? मैं अब नहीं खाऊंगा। क्यों? क्योंकि वह भोजन से संतृप्त हो गया है। तो जो विलयन और अधिक विलेय को नहीं घोल सकता है उसे आप संतृप्त विलयन कहिएगा। तो इस स्थिति में जो निर्मित विलयन है वह संतृप्त विलयन कहलाता है। मतलब यह जो विलयन निर्मित हुआ वह संतृप्त विलयन है। अब पूछा जाएगा कि संतृप्त विलयन को परिभाषित कीजिए। आता है वह विलयन जिसमें नियत ताप एवं नियत दाब पर और अधिक विलेय नहीं घोला जा सके, संतृप्त विलयन, जिसका इंग्लिश होगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। अब इसका कुछ उदाहरण ले लीजिए। यह उदाहरण आपको कहीं किताब में नहीं मिलेगा, इसको मैं मेहनत करके खोज कर लाया हूँ। जैसे आप जल में नमक को घोलते हैं तो आपसे कोई पूछे कि 100 ग्राम जल में अधिक से अधिक कितना नमक घोल सकते हैं, तो याद कीजिए 100 ग्राम जल में अधिकतम 36 ग्राम NaCl घोल सकता है। इसी तरह से अब नमक के जगह पर आप ग्लूकोस घोलिए तो 100 ग्राम, देखिएगा 100 ग्राम जल में अधिकतम 36 ग्राम NaCl घुल सकता है। फिर 100 ग्राम जल में अधिकतम 90 ग्राम ग्लूकोस घुल सकता है। देखो अब अलग अलग पदार्थ की प्रकृति अलग अलग होती है, तो अलग अलग पदार्थों की घुलनशीलता भी अलग अलग होगी और इसी का आज कारण के साथ व्याख्या भी करेंगे। फिर 100 ग्राम जल ले लिया जाए, उसमें अधिक से अधिक कितना चीनी घोल सकते हो, तो देखो यहीं पर आश्चर्यजनक बात है। 100 ग्राम जल में लगभग 204 ग्राम चीनी घोला जा सकता है। मतलब जितना जल ले रहे हो उसके दुगुना से कुछ अधिक चीनी घुल रहा है। अब इस उदाहरण पर थोड़ा गौर किया जाए। 100 ग्राम जल ले लिए, अब इसमें चीनी मिला रहे हैं तो चीनी कितना मिल सकता है, तो 204 ग्राम के लगभग। अब यहाँ पर एक कन्फ्यूजन वाला प्रश्न उठ रहा है कि जल की मात्रा 100 ग्राम है, चीनी 204 ग्राम है, तो आप प्रायः कहते हैं कि जिसकी मात्रा अधिक होती है वह विलायक होता है। यहाँ पर तो आप लोग फंस जाइएगा। उस परिभाषा के आधार पर आप कहिएगा कि यहाँ चीनी विलायक है और जल विलेय है, गलती हो गया। यहाँ चीनी विलायक नहीं विलेय ही होगा और जल विलायक होगा। इसका कारण मैं पिछला वीडियो में बताया था कि किसी विलयन की भौतिक अवस्था वही होता है जो विलायक की भौतिक अवस्था होता है। जैसे जल में आप चीनी मिला दिए, चाहे 204 ग्राम मिलाइए चाहे उससे कम मिलाइए,
लेकिन बना क्या, यहां शरबत ही बना, द्रव के रूप में ही प्राप्त हुआ। तो जो विलयन बना वह द्रव है। तो विलयन की भौतिक अवस्था विलायक की भौतिक अवस्था के समान होता है। तो विलयन द्रव है, तो विलायक जल द्रव होगा या ठोस वाला नहीं होगा। फिर से याद करो, यहां पर 100 ग्राम जल में 204 ग्राम चीनी मिलाए हो तो सामान्य परिभाषा के आधार पर कहोगे कि यहाँ चीनी विलायक हो गया और जल विलय हो गया, लेकिन बात गलत है। क्यों गलत हुआ कि जब जल में आप चीनी मिलाए तो जो विलयन बना वह द्रव के रूप में बना। तो विलयन की भौतिक अवस्था और विलायक की भौतिक अवस्था समान होता है। तो चीनी तो यहाँ ठोस रूप में है, तो कौन द्रव के रूप में है? जल द्रव के रूप में है और यह विलयन भी द्रव के रूप में है। इसलिए जल हो गया विलायक एवं चीनी हो गया विलेय। फिर से इसमें जल हो गया विलायक और चीनी हो गया विलेय। दोस्तों, अब इसी आधार पर कुछ और उदाहरण देख लो। एक लीटर जल में अधिकतम 1.45 ग्राम CO2 गैस घोल सकते हो। मतलब 1 लीटर जल में अधिक से अधिक कितना 1.45 ग्राम CO2 घुलेगा। कब? कि जब तापक्रम 25 डिग्री सेल्सियस हो और दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो। इसी तरह से 1 लीटर जल में अधिकतम 0.008 ग्राम O2 घुल सकता है। आप कहते हैं कि जलीय जीव जंतु जल में घुलनशील ऑक्सीजन गैस से ही सांस लेते हैं। अभी यहाँ एक बात आ रहा है कि 1 लीटर जल में अधिकतम 0.08 ग्राम O2 है। इसको थोड़ा सा और विस्तार किया जाए। 0.008 ग्राम O2 गैस है कितना में? तो 1 लीटर जल में। अब मैं इस दशमलव को हटाऊंगा तो नीचे हो जाएगा 1 पर 3 जीरो मतलब 1000, अर्थात 8 ग्राम O2 गैस 1000 लीटर जल में। दोस्त, थोड़ा सा इसको याद कर लो। 1000 लीटर का कोई टंकी हो, जैसे आप अपने घर पर टंकी जो यूज करते हैं, मान लीजिए कि वह 1000 लीटर का है, तो उसमें कितना ऑक्सीजन गैस कमरे के ताप और एक वायुमंडलीय दाब पर घुला रहेगा? तो 1000 लीटर जल में लगभग 8 ग्राम O2 घुलेगा। दोस्तों, यह घुलनशीलता जो है वह विलेय और विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है। जैसे घुलनशीलता या विलेयता का मतलब विलेय और विलायक के बीच का दोस्ती। जैसे मान लो एक ही आदमी है, वह 5 अलग अलग व्यक्ति से दोस्ती किया है, तो क्या पांचों व्यक्ति से उसका दोस्ती एक समान होता है? किसी से अधिक, किसी से कम, वह उन दोनों के प्रकृति पर निर्भर करता है। इसी प्रकार जैसे दोस्ती एक ही व्यक्ति का 5 व्यक्ति से अलग अलग दोस्ती का कैटेगरी है, उसी तरह से यहाँ पर एक ही विलायक देखो जल है। उस जल में जो विभिन्न विलेय घुल रहे हैं उनकी मात्रा अलग अलग है। अब इसको थोड़ा याद कर लो मेरे साथ।
100 ग्राम जल में 36 ग्राम नमक, 100 ग्राम जल में 90 ग्राम ग्लूकोज, 100 ग्राम जल में लगभग 204 ग्राम चीनी, 100 ग्राम जल में 1.45 ग्राम CO2, 100 ग्राम जल में 0.008 ग्राम O2। O2 वाला को थोड़ा ऐसे याद रखना जैसे मैं सिखाया हूं कि 1000 लीटर मतलब है जो 1000 लीटर का टंकी है और उस 1000 लीटर में कितना ग्राम ऑक्सीजन घुला है तो 8 ग्राम। दोस्तों यह है जो मैं मात्रा बताया हूं, यह आपके किताब में कहीं स्थिर नहीं है, इसको आप याद रख लीजिएगा। अब एक और बात बताइए, तो अब आपसे पूछा जाए कि असंतृप्त विलयन क्या होता है? असंतृप्त मतलब किसी को यदि भोजन करा रहे हो और वह भोजन से अभी तृप्त नहीं है, वह और भोजन करेगा, तो उस व्यक्ति को आप क्या कहिएगा कि वह अभी असंतृप्त है। तब वह विलयन जिसमें और अधिक विलेय को घोला जा सके उसे आप असंतृप्त विलयन कहिएगा। अब संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन को एक साथ याद कर लीजिए। संतृप्त वह था जिसमें और अधिक विलेय को नहीं घोला जा सके, मतलब वह पूर्णतः तृप्त हो गया था। अब मान लीजिए किसी को आप भोजन पर बुलाए और उसे आधा पेटे खिलाकर भगा दीजिएगा, तो क्या कहेगा कि मैं तृप्त नहीं हुआ और अभी मैं खा सकता था। तो वही तो असंतृप्त विलयन है। जो और अधिक विलेय को घोल सके वही असंतृप्त विलयन। वह विलयन जिसमें नियत ताप एवं नियत दाब पर और अधिक विलेय को घोला जा सके असंतृप्त विलयन कहलाता है। अब संतृप्त असंतृप्त तो याद हो गया होगा। जिसमें और अधिक विलेय नहीं घोला जा सके संतृप्त हुआ, और जिसमें और अधिक विलेय को घोला जा सके वह असंतृप्त हुआ। दोस्तों अब आगे यह बात समझना है कि विलेयता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो अभी आप लोग देखे हैं कि ताप और दाब आप स्थिर रखे थे, ताप और दाब बदलिएगा तो विलेयता भी बदल जाएगा। तो दो कारक आपको मिल गया, एक तापमान और दूसरा दाब। एक बात अभी आप कह रहे थे कि कोई विलेय अधिक घुलनशील, कोई विलेय कम घुलनशील, वो किस पर निर्भर करेगा? तो विलेय और विलायक की प्रकृति पर। तो विलेयता को प्रभावित करने वाले 3 कारक हैं। विलेयता को प्रभावित करने वाले 3 कारक, पहला प्रकृति, दूसरा ताप, तीसरा दाब। याद कर लो, प्रकृति माने गुण, दूसरा ताप, तीसरा दाब। विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, पहला कारक विलेय और विलायक की प्रकृति, दूसरा विलयन का तापमान, तीसरा विलयन के ऊपर आरोपित दाब। फिर से प्रभावित करने वाले 3 कारक, इसको शॉर्टकट में सोच लो, प्रकृति, ताप और दाब, प्रकृति, ताप और दाब। अब इसमें से हम लोग पहला पर डिस्कशन करेंगे
विलेय और विलायक की प्रकृति पर, इसको मैं अब इनलार्ज कर रहा हूं। यही प्रकृति के आधार पर देखोगे कि मैंने पूरे केमिस्ट्री में कौन पदार्थ किसमें घुलनशील, कौन किसमें अघुलनशील, इस टोटल को एक्सप्लेन यहीं पर कर दूंगा। तो यह टॉपिक को अब मैं रबड़ जैसा खींच रहा हूं। तुम्हारे किताब में यह विलेयता 2 पेज में समाप्त कर दिया है। अब देखना, मैं कुछ एक्स्ट्रा बात यहां पर लाऊंगा जो परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। अब घुलनशीलता या विलेयता के लिए एक लाइन का नियम है। घुलनशीलता या विलेयता का नियम कह रहा है कि समान प्रकृति वाले आपस में घुलनशील होते हैं। तुम ही मित्रता बनाते हो तो वैसे लोगों से मित्रता बनाते हो जिसका व्यवहार तुम्हारे व्यवहार से मिलता जुलता हो। अपने व्यवहार से विपरीत व्यवहार वाले व्यक्ति से तो कोई मित्रता नहीं बनाता है। तो वही बात तो यहां पर है, समान प्रकृति वाले आपस में घुलनशील होते हैं। जिनका प्रकृति मतलब गुण समान होता है वे आपस में घुल मिल जाते हैं। जैसे मित्रता वाली बात है, इसी को इंग्लिश में कहते हो लाइक डिजोल्व्स लाइक। इसी को मुहावरा के रूप में कह दो चोर चोर मौसेरा भाई। मतलब ये तो बहुत प्रचलित मुहावरा है, चोर चोर मौसेरा भाई। तो क्या 2 चोर का रिलेशन जुड़ोगे तो आपस में मौसेरा भाई होंगे? ये बात नहीं है। 2 चोर समान प्रकृति का है तो आपस में भाईचारा के साथ मिलकर चोरी करने जाता। साधु का साधु से मित्रता, चोर का चोर से मित्रता। वही बात देखो, लाइक डिजोल्व्स लाइक, माने समान वाले आपस में घुलनशील होते हैं। लाइक डिजोल्व्स लाइक। देख लो, ध्रुवीय ध्रुवीय में घुलनशील होगा, अध्रुवीय के साथ मिलेगा तो घुलनशील होगा। लेकिन अध्रुवीय के साथ ध्रुवीय मिलाओगे तो वह नहीं घुलेगा, अघुलनशील। मान लो ध्रुवीय को तुम साधु मान लो तो इस साधु साधु आपस में घुल मिल गए। अध्रुवीय वाले को चोर मान लिया तो अध्रुवीय आपस में घुल गए। अब यहां देखो, चोर साधु आपस में वो अलग अलग रास्ता पकड़ेगा, नहीं घुलेगा। अब इसका एक उदाहरण ले लिया जाए तो NaCl और जल का संरचना बनाओगे तो जल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच यहां सिंगल कोवालेंट बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। यहां पर भी जल और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड है। ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो अब 2 और ये 2 मतलब ये 2 निर्जन जोड़ी बच जाएंगे। अब आपसे पूछा जाए कि क्या कारण है कि नमक NaCl जल में घुलनशील होता है? तो NaCl Na+Cl माइनस। जल में देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच यहाँ पर एकल सहसंयोजक या बंध है। यहाँ भी एकल सहसंयोजक या बंध है और यह निर्जन जोड़ी ऊपर बचा हुआ है।
और उस निर्जन जोड़ी के कारण आप बंध मुड़ गया है। एक बात और यहीं पर याद कर लीजिए, यहाँ जो आप बंध कोण बनता है वह या बंध कोण 104.5 डिग्री का बनता है। याद कर लो, जल का आकार जो है मुड़ा हुआ क्यों है? तो जल का आकार मुड़ा हुआ इसलिए है कि ऑक्सीजन के पास यह निर्जन जोड़ी या निर्जन जोड़ी को ही एकांकी युग्म कहते हो, यह इलेक्ट्रॉनों का एकांकी युग्म दोनों है और इस कारण यह है आप बंध मुड़ गया है, जो कि केमिकल बॉन्डिंग में 11th में पढ़े हो। यहाँ पर आप बंध कोण का मान 104.5 डिग्री होता है जल में। विद्युत ऋणात्मकता थोड़ा याद करो तो ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता होता है 3.5 और हाइड्रोजन का होता है 2.1। ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता 3.5, हाइड्रोजन का विद्युत ऋणात्मकता 2.1। सहसंयोजक या बंध में जिसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है वह साझेदारी के इलेक्ट्रॉन को कुछ अपनी ओर खींचता है। तब यहाँ साझेदारी का इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच यह इलेक्ट्रॉन है। इन दोनों इलेक्ट्रॉन में से यह इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, यह इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का है और ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा कि इस इलेक्ट्रॉन को आंशिक रूप से अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो इस पर अल्प ऋणावेश, जिसको डेल्टा माइनस से इंडिकेट कर रहे हो, इधर से भी यह इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, मतलब ऑक्सीजन पर आंशिक ऋणावेश और हाइड्रोजन पर आंशिक धनावेश होगा। अब देखो, ऑक्सीजन आंशिक ऋणावेशित हुआ तो इसके साथ यह है Na+ आकर आकर्षित हो जाएगा। ये भी ध्रुवीय हुआ, धन ध्रुव ऋण ध्रुव, धन ध्रुव ऋण ध्रुव, धन ध्रुव और ऋण ध्रुव वाला हुआ तो यह ध्रुवीय हुआ। जल ध्रुवीय हो गया और तुम्हारा NaCl भी देखो प्लस धनायन और ऋणायन है, ये भी ध्रुवीय है। ध्रुवीय ध्रुवीय साधु साधु आपस में आबंध बनाएगा, आपस में घुल मिल जाएगा। तो Na+ से आकर्षित होगा ऑक्सीजन से और यह Cl- से आकर्षित होगा हाइड्रोजन से और ये NaCl जल में घुल जाएगा। तो प्रायः आप कहते हैं कि आयनिक यौगिक जल में घुलनशील होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी आयनिक यौगिक हैं जो जल में नहीं घुलता है। तो आज एक टेक्निक दूंगा कि कौन सा आयनिक यौगिक जल में घुलता है और कौन जल में नहीं घुलता है। अब बताइए, तो मैं ले लिया चूना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, जिसको संगमरमर कहते हो। क्या चूना पत्थर या संगमरमर जल में घुलता है? नहीं घुलता है। इस पर भी तो यहाँ धनायन है और यहाँ ऋणायन है, मतलब कैल्शियम पर 2 इकाई धनावेश है और कार्बोनेट पर 2 इकाई ऋणावेश है। तो यह इसमें क्यों नहीं घुलता है? तब यहाँ पर नया और एडवांस कंसेप्ट का जरूरत है। एक बात होगी जालक ऊर्जा और जल योजन ऊर्जा। जब आयनिक यौगिक को जल में घोलते हैं तो जो ऊर्जा मुक्त होती है उसे जलयोजन ऊर्जा कहते हैं। और
आयनिक यौगिक को उसके गैसीय आयन में तोड़ने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है उसे जालक ऊर्जा कहते हैं। तब जरूरत पड़ेगा हमें जालक ऊर्जा और जलयोजन ऊर्जा का कंसेप्ट। आयनिक यौगिकों का जल में घुलनशीलता के लिए जालक ऊर्जा मतलब लैटिस एनर्जी और जलयोजन ऊर्जा मतलब हाइड्रेशन एनर्जी मेन फैक्टर होता है। जालक ऊर्जा क्या है भाई? तो जैसे NaCl एक आयनिक यौगिक है। अब इसके एक मोल को तोड़कर इसके गैसीय धनायन और गैसीय ऋणायन में वियोजित कर दिया जाए तो जितनी ऊर्जा लगेगी उसे जालक ऊर्जा कहेंगे। और इस NaCl को जल में घोल दिए और जल में घोलने के बाद जो ऊर्जा उत्सर्जित हुआ, जो ऊर्जा निकला, उस ऊर्जा को बोलेंगे जलयोजन ऊर्जा या इंग्लिश में हाइड्रेशन एनर्जी कहेंगे। देखिए, जालक ऊर्जा एक मोल आयनिक यौगिक को गैसीय धनायन एवं ऋणायन में तोड़ने के लिए अवशोषित ऊर्जा जालक ऊर्जा कहलाता है। मतलब जालक ऊर्जा की स्थिति में आप ऊर्जा का अवशोषण करा रहे हैं, मतलब ऊर्जा दे रहे हैं। जब उस आयनिक यौगिक को जल में डालते हैं तो जो ऊर्जा उत्सर्जित होता है, मतलब जो ऊर्जा निकलता है, उस ऊर्जा को बोलिएगा जलयोजन ऊर्जा। तो जलयोजन ऊर्जा या जलांशन ऊर्जा, जिसका इंग्लिश है हाइड्रेशन एनर्जी। एक मोल आयनिक यौगिक को जल में घोलने पर उत्सर्जित ऊर्जा जलयोजन ऊर्जा कहलाता है। अब कब आयनिक यौगिक जल में घुलेगा और कब नहीं घुलेगा? तो सामान्य सी बात है कि जब जालक ऊर्जा का मान अधिक हो जाए, तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा लगे और घोलने पर कम ऊर्जा उत्पन्न हो रहा हो, मतलब जब जालक ऊर्जा का मान अधिक होगा और जलयोजन ऊर्जा का मान कम होगा तो नहीं घुलेगा। तो कब घुलेगा भाई? तो जब जलयोजन ऊर्जा का मान जालक ऊर्जा से अधिक हो जाए। तो जल में घुलनशील होने के लिए शर्त हो गया कि जलयोजन ऊर्जा का मान अधिक हो या बराबर हो किसके? जालक ऊर्जा के। जल में कब अघुलनशील होगा? जब जलयोजन ऊर्जा का मान जालक ऊर्जा से कम होगा। दोस्तों अब याद कर लो, जलयोजन ऊर्जा का मान जालक ऊर्जा से अधिक या बराबर हुआ तो घुल जाएगा। जब जलयोजन ऊर्जा का मान कम हो जब जलयोजन ऊर्जा का मान कम हो और जालक ऊर्जा का मान अधिक हो तो उस स्थिति में नहीं घुलेगा। ये तो सैद्धांतिक बात हुई। अब मैं तुम्हें प्रायोगिक बात बोल रहा हूँ कि कौन कौन यौगिक जल में घुल सकते हैं और कौन कौन आयनिक यौगिक जल में नहीं घुल सकते हैं। दोस्तों अब देखो, एक ऐसा टेक्निक दे रहा हूं जो आज तक कभी तुम देखे नहीं हो, और उस टेक्निक के आधार पर तुम तुरंत यह पता लगा लोगे कि कौन सा आयनिक यौगिक जल में घुलेगा और कौन जल में नहीं घुलेगा। ट्रिक देखो तो, ट्रिक नंबर 1, क्षार धातुओं जिसको अल्कली मेटल्स कह रहे हो के धनायन, क्षार धातु होता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम,
रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, और इन सबों के ऊपर एकांक धनावेश होता है, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है। एवं अमोनियम आयन NH4+ आयन युक्त सभी आयनिक यौगिक जल में घुलनशील होते हैं। मतलब किसी भी आयनिक यौगिक में क्षार धातु दिखाई पड़ जाए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, एवं अमोनियम आयन NH4+ आयन मिल जाए, तो वह यौगिक निश्चित रूप से जल में घुलनशील होगा। अब देखो तो मैं ले लिया KNO3, जिसका नाम होगा पोटेशियम नाइट्रेट। देखो पोटेशियम और नाइट्रेट, पोटेशियम यहां उपस्थित दिखाई पड़ा, जल में घुलनशील। फिर इसी तरह से मैं ले लिया Na2SO4, सोडियम सल्फेट, सोडियम दिखाई पड़ा, जल में घुलनशील। देखो कितना अच्छा टेक्निक आ गया कि Li+, Na+, K+, Rb+, CS+, Fr+ और अमोनियम आयन दिखाई पड़ा, जल में घुलनशील होगा। अब आप लोगों को एक जगह कहीं कन्फ्यूजन होता होगा आयनिक यौगिकों का सूत्र बनाने में। जैसे मैं सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला लिख दिया Na2SO4, पोटेशियम नाइट्रेट का लिखा KNO3, ऐसा क्यों होता है? तो देखो एक टेक्निक ध्यान देना। मान लो A धनायन है, इस पर N धनावेश है, A धनायन है उस पर N धनावेश है, और B ऋणायन है उस पर M ऋणावेश है। तो सूत्र बनाने के लिए क्या करो कि इस संयोजकता को, जो धन आवेश की संख्या या ऋण आवेश की संख्या है, उसको संयोजकता कहा जाता है, मतलब वैलेंसी है, इसको अदला बदली कर दो। मतलब A के पास आ जाएगा M और B के पास आ जाएगा N। अब प्लस माइनस साइन मत लिखना, तो फॉर्मूला हो गया AMBN। इस टेक्निक को ध्यान रखना। देखो इसी आधार पर मैं सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला लाया हूँ। सोडियम पर एक धनावेश होता है, सल्फेट पर ऐसे 2 इकाई ऋणावेश होता है। यहाँ मैं 2 लाया, यहाँ 1 लाया, आ गया फॉर्मूला मेरा Na2SO4। दोस्त इस टेक्निक को याद कर जाओ, ये आवेश का मान मालूम रहेगा तो फॉर्मूला गढ़ लोगे। अब अगला ट्रिक देखो। जब किसी भी यौगिक में एसीटेट आयन हो, एसीटेट CH3COO- एवं नाइट्रेट आयन हो, एसीटेट आयन और नाइट्रेट आयन वाले जितने भी यौगिक होंगे उसको आंख मूंद को कह दो कि वह जल में घुलनशील होगा। जैसे मैं फॉर्मूला तुमसे पूछना चाह रहा हूं, कैल्शियम एसीटेट का फॉर्मूला। कैल्शियम पर 2+ होता है, एसीटेट पर एक माइनस है। क्या करोगे? संयोजकता को अदला बदली करोगे, फॉर्मूला आ जाएगा CH3COO, यह 2 यहाँ आकर मल्टीप्लाई होगा तो इस पूरे में 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो CH3COO होल ट्वाइस, और फिर कैल्शियम में इस 1 से मल्टीप्लाई किया Ca, कैल्शियम एसीटेट। एसीटेट आयन दिखाई पड़ा,
तो यह जल में क्या होगा, घुलनशील होगा। इसी तरह से सोडियम एसीटेट देखो, यहां भी वैलेंसी 1, यहां भी वैलेंसी 1, इंटरचेंज करोगे तो वही हो जाएगा CH3COO नाम होगा सोडियम। नाम में पहले धनायन का नाम लिया जाता है तब ऋणायन का। सोडियम एसीटेट यह भी जल में घुलनशील होगा। अब दिमाग में सेट कर लो दोनों टेक्निक को कि जहां पर क्षार धातु या अमोनियम आयन रहेगा, जैसे अमोनियम क्लोराइड NH4Cl जल में घुलनशील। दोस्त अब अगला टेक्निक देखा जाए। अब हैलोजन युक्त यौगिकों पर विचार किया जाए। हैलोजन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उसमें दो सेट है। एक सेट है कि क्लोराइड Cl-, ब्रोमाइड Br-, आयोडाइड I- युक्त अधिकांश यौगिक जल में घुलनशील होते हैं। अब यहाँ से थोड़ा विवाद पर आ जाओ, अपवाद अब मिलेगा। अपवाद क्या होगा भाई कि अधिकांश तो जल में घुलनशील होंगे, लेकिन Ag+ सिल्वर, Pb2+, Pb लेड है, Hg2+, मरकरी, इसे मर्क्यूरस आयन बोलेंगे। इनके साथ यदि हैलोजन मतलब क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड रहेगा तो वे जल में अघुलनशील होंगे। जैसे अब आपसे कहा जाए कि KCl एवं AgCl, इन दोनों में कौन जल में घुलनशील और कौन जल में अघुलनशील? तो देखिए यहाँ Ag+ वाला है, तो Ag+ के साथ क्लोरीन आया है तो यह जल के साथ है अघुलनशील होगा। तो जो जल में नहीं घुलेगा वो क्या करेगा, जल में अवक्षेप बनाएगा। वह जल में जब AgCl को डालिएगा तो यह उस पात्र में नीचे बैठ जाएगा। मान लीजिए कि एक पात्र में मैं जल के साथ KCl और NaCl दोनों को मिला दिया तो उसमें क्या होगा कि KCl जल में घुल जाएगा, K+ और Cl- आयन अलग अलग हो जाएंगे और ये जल में अपना गतिशील रहेगा, दोनों धनायन K+ आयन और Cl- आयन। लेकिन यह AgCl नहीं घुलेगा, ये क्या होगा, बर्तन की से पेंदी पर नीचे सतह पर आकर बैठ जाएगा। कौन, AgCl। तो AgCl यहाँ अवक्षेपित हो जाएगा और KCl घुल जाएगा। तो दोस्त अब याद कर लो, अधिकांश क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड जल में घुलनशील रहेंगे, लेकिन कब अघुलनशील होगा, जब Ag आएगा, Pb आएगा और Hg2+ आएगा। चलिए अभी ट्रिक नंबर 3 पर एक क्वेश्चन सोल्व किया जाए। निम्न में से कौन सा यौगिक जल में अवक्षेप के रूप में प्राप्त नहीं होता है? अवक्षेप के रूप में प्राप्त नहीं होता है मतलब जल में पूर्णतः घुल जाता है। तो अवक्षेप किसका बनेगा, तो जो जल में नहीं घुलेगा। तो देखिए तो AgCl, Ag+ अघुलनशील, तो यह अघुलनशील होगा मतलब अवक्षेप के रूप में मिलेगा। PbCl2 यह भी अघुलनशील होगा, अवक्षेप के रूप में मिलेगा। CuCl2 देखिए इसमें Cu कहीं नहीं है तो यह अधिकांश वाला में आ जाएगा और यह जल में घुलनशील हो जाएगा। Ag2Cl2 वाला जल में अघुलनशील मतलब
यह अघुलनशील, यह भी अघुलनशील, यह भी अघुलनशील, तो घुलनशील होगा CuCl2। देखिए इसमें Cu नहीं है तो वह क्या होगा, अधिकांश वाला में चला जाएगा और वह जल में घुलनशील होगा और अवक्षेप नहीं देगा। चलिए अब ट्रिक नंबर 4, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड के बाद फ्लोराइड का गुण थोड़ा अलग हो जाता है। फ्लोराइड युक्त अधिकांश यौगिक जल में घुलनशील है, लेकिन कुछ अपवाद भी है। मैग्नीशियम 2+, कैल्शियम 2+, स्ट्रोंशियम 2+, बेरियम 2+ और Pb2+ के साथ जल में अघुलनशील। मतलब अधिकांश फ्लोराइड तो घुलनशील होंगे, लेकिन ये पांचों जब दिखाई पड़ेगा, Mg2+, Ca2+, Sr2+, Ba2+ और Pb2+, तो वह जल में अघुलनशील होगा। इसी आधार पर अगला क्वेश्चन देखिए तो, निम्न में से कौन जल में घुलनशील होता है? MgF2, देखिए Mg आ गया अघुलनशील। फिर CaF2, Ca आ गया जल में अघुलनशील। AgF, देखिए इसमें Ag नहीं है तो तेजी से यही आंसर हो जाएगा कि AgF जल में घुलनशील होगा। फिर SrF2, SRA आ गया यहाँ पर तो यह अघुलनशील। अब ध्यान दो बात पर, AgF घुलनशील है, लेकिन AgCl, AgBr, AgI ये सभी अघुलनशील है। पुनः अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन जल में अघुलनशील है? देखिए KNO3 पहला ट्रिक था, पोटेशियम आया, दूसरा ट्रिक में नाइट्रेट था, तो ये जल में घुलनशील। Ag2F2, देखिए Hg इसमें नहीं है तो ये भी घुलनशील। BaF2, देखिए यहाँ Ba है, अब Ba के साथ फ्लोरीन आया है तो यह जल में अघुलनशील होगा, आंसर C। अगला ट्रिक है ट्रिक नंबर 5। ट्रिक नंबर 5 कह रहा है कि अधिकांश सल्फेट युक्त यौगिक जल में घुलनशील होते हैं। सल्फेट युक्त अधिकांश यौगिक जल में घुलनशील होते हैं, लेकिन इसमें अपवाद क्या है कि बेरियम 2+, स्ट्रोंशियम 2+, लेड 2+ एवं कैल्शियम 2+, ये जब चारों रहेंगे तो वह जल के साथ अघुलनशील होगा। तब यही अपवाद वाला याद रखिएगा कि इन चारों की स्थिति में अघुलनशील, बाकी जगह पर घुलनशील। अब क्वेश्चन सोल्व कर लीजिए, निम्न में से कौन जल में घुलनशील है? BaSO4, देखिए Ba अघुलनशील। CaSO4, देखिए Ca अघुलनशील। MgSO4, देखिए इसमें Mg नहीं है, यह जल में घुलनशील होगा, तो आंसर आपका आ गया C। PbSO4, देखिए Pb है, यह जल में अघुलनशील, तो कौन घुलनशील? तो घुलनशील होगा MgSO4। दोस्तों, अब घुलनशीलता का अंतिम ट्रिक। यहाँ पर मैं धातु के धनायन और उसके साथ ऋणायन को जोड़कर जो आयनिक यौगिक बना रहा हूँ उसकी घुलनशीलता पर चर्चा किया हूँ। अब हाइड्रोक्साइड जानिए रहे OH- एवं ऑक्साइड O के ऊपर 2- अधिकांश जल में अघुलनशील होते हैं। मतलब अधिकांश धातुओं के हाइड्रोक्साइड एवं ऑक्साइड जल में अघुलनशील होते हैं,
परंतु Ba2 प्लस SR2 प्लस Ca2 प्लस एवं क्षार धातु जो ट्रिक नंबर 1 में मिला था तथा अमोनियम वाले जल में घुलनशील होते हैं। कार्बोनेट, फॉस्फेट, सल्फाइड, कार्बोनेट है CO3 के ऊपर 2-, फॉस्फेट है PO4 के ऊपर 3- एवं सल्फाइड S के ऊपर 2-, ये अधिकांश जल में अघुलनशील होते हैं। परंतु अपवाद में क्या है कि क्षार धातु जो पहला ट्रिक था, क्षार धातु एवं अमोनियम वाले जल में घुलनशील होते हैं। अब तेजी से आप बताइएगा कि कौन जल में घुलनशील और कौन जल में अघुलनशील। जैसे मैं पूछ दूं आपसे कि CaO, तो क्या कहिएगा कि यह CaO जल में घुलनशील होगा। यहीं पर मैं अब कह दूं कि ZnO, तो देखिए इसमें कहीं जिंक नहीं है, तो क्या होगा जल में अघुलनशील, तो ZnO अघुलनशील। इसी तरह से मैं आपसे पूछूं कि Ca3PO4 होल ट्वाइस नाम होगा कैल्शियम फॉस्फेट, तो अधिकांश फॉस्फेट जल में अघुलनशील होते हैं और अपवाद वाला में कैल्शियम है नहीं, तो यह भी जल में अघुलनशील। दोस्तों, यही 7 ट्रिक के आधार पर किसी भी आयनिक यौगिक की घुलनशीलता के बारे में आप बोल सकते हैं। जैसे पुनः मैं आपसे पूछा कि बताइए कि NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो देखिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड जल में घुलनशील होगा। अब यहीं पर मैं पूछ दूं कि CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, तो देखिए इसमें अपवाद वाला में कहीं कैल्शियम है नहीं, तो अधिकांश कार्बोनेट जल में अघुलनशील है, तो CaCO3 जल में नहीं घुलेगा। जहाँ ट्रिक लगाया हूँ वह जल में घुलनशील है, जहाँ क्रॉस कर दिया हूँ वह जल में अघुलनशील है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये 7 ट्रिक आप याद कर लीजिएगा और इस आधार पर आपका कंपटीशन में और 12 में बहुत सा क्वेश्चन रहेगा। ये तो बार बार पूछा जाता है कि कौन आयनिक यौगिक जल में घुलनशील है, कौन अघुलनशील है। तो मुझे उम्मीद है कि ये 7 ट्रिक आप याद करके अपना क्वेश्चन बनाइएगा तो निश्चित रूप से बन जाएगा। धन्यवाद।